अस्सलाम वालेकुम। इमरान याकूब खान साहब के साथ व्यू पॉइंट से मैं हूँ ज़ैनब जतोई। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे ईरान अमरीका मुआहदे को काबिल अमल बनाने के लिए इस वक्त कोशिशें तेज़ कर दी गई हैं। स्विट्ज़रलैंड के अंदर अमरीका और ईरान के वफ़द जो हैं वहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं और इस वक्त मशरक़ वस्ता में कुछ बड़ी तब्दीलियाँ रूनुमा होने जा रही हैं। सिफारती कोशिशें तेज़ हो रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है और साथ ही साथ वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी इस वक्त ईरान पहुँच गए हैं। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार मिस्र में मौजूद हैं एक अहम इजलास के लिए। इस वक्त जो सिफारती महाज पर कुछ अहम तब्दीलियाँ रूनुमा होने जा रही हैं, इस हवाले से प्रोग्राम में हम डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे वाशिंगटन में अगले हफ्ते लबनान इसराइल मुज़ाकरात से मुस्तकिल जंग बंदी की क्या राह हमवार हो सकेगी। इस हवाले से मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आ रही हैं। ये कहा जा रहा है कि इसराइल मुआहदे को सबोटाज कर सकता है। इस सारे मामले पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हमने देखा कि नुमाया कमी आई। अब सोलर पैनल भी सस्ते होने जा रहे हैं। सोलर पैनल और बैटरीज की कीमतों में भी नुमाया कमी होने जा रही है। इससे आवाम को क्या फ़ायदा होगा, इस सारे मामले पर हम बात करेंगे। नाज़रीन, ईरान अमरीका मुज़ाकरात का अगला दौर स्विट्ज़रलैंड में होने जा रहा है। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं एयर मार्शल रिटायर्ड सईद मोहम्मद खान साहब, जो कि दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। सईद मोहम्मद खान साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं आप इस मुआहदे को, क्योंकि इस मुआहदे को लेकर मोहसिन नकवी साहब भी आज हंगामी दौरे पर ईरान पहुँचे हैं। क्या लगता है आपको, क्या मुआहदे में कोई मुश्किलात आ रही हैं जिस वजह से बैक टू बैक इस किस्म के दौरे सामने आ रहे हैं? क्या फ्यूचर नज़र आता है आपको इस मुआहदे का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ैनब एंड इमरान, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर प्रोग्राम। देखिए, इस मुआहदे की 14 शराइत हैं और जो पहली शर्त थी वो ये है कि जो है जंग जो है वो तमाम महाजों के ऊपर बंद हो जाएगी। जब से ये MOU साइन हुआ है, हम ये देख रहे हैं कि ईरान और अमेरिका और हिजबुल्लाह तीनों जो हैं वो इस मुआहदे की पासदारी कर रहे हैं। लेकिन एक स्पॉइलर है और वो है इजराइल, और इजराइल किसी तरीके से इस मुआहदे की पासदारी नहीं कर रहा, बल्कि आज सुबह भी उन्होंने बैरूत के जो सदर्न इलाके हैं उनके ऊपर बमबारी की है। तो मेरे ख्याल में अगर इस वक्त मोहसिन नकवी साहब एक इमरजेंसी फ्लाइट लेके ईरान गए हैं, तो वो प्रोबेबली इस वजह से गए होंगे कि ईरानियों को समझाने के लिए कि आप जरा थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें, हम अमेरिका को भी समझा रहे हैं, अमेरिका अपना प्रेशर डालेगा तो सूनर और लेटर इजराइल लाइन पर आ जाएगा। लेकिन अगर आप मुआहदे से निकल जाएंगे तो दोबारा इस स्टेज के ऊपर पहुंचना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये जो है ना डायरेक्ट, ये बिल्कुल इस चीज के मिसदाक होगा कि हम इजराइल के जो उनको उसने ट्रैप बिछाया है इस मुआहदे को फेल करने के लिए, हम उसके अंदर वॉक इन कर जाएं। सो मेरे कि ये जो है ये जो विजिट है ये मुआहदे को बचाने के लिए। एयर मार्शल सर ये फरमाइएगा कि इसराइल जो है वो जंगबंदी के बावजूद ये जो हमले कर रहा है, तो आप समझते हैं ये क्या जाहिर क्या करते हैं? क्या नेतन्याहू जो हैं वो अमेरिका के खिलाफ बगावत का ऐलान कर रहे हैं? वो जिस तरह आप इमरान साहब कहें ना कि एक बिगड़ी हुई औलाद होती है, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपकी बात मानेगा, लेकिन कई मरतबा वो आपकी बात नहीं मानता। सो इजराइल के साथ भी यही है। 1947 से खास तौर पे और 1973 के बाद आप ये देखें कि इस जो दुनिया में उसको वेस्टर्न पावर्स ने बिल्कुल हर चीज़ की इजाज़त दी हुई थी कि आप इंटरनेशनल लॉ फ्लाउट करें, आप जेनोसाइड करें, आप मुसलमानों का कत्लेआम करें, उसको कोई कुछ पूछने वाला नहीं था। आप उसकी जितनी नेबरिंग कंट्रीज देख लें, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट, पैलेस्टाइन, ये सारी कंट्रीज के अंदर इसने जो है क्या कहते हैं इंग्रेस किया हुआ है और उनकी ज़मीनों के ऊपर कब्जा किया हुआ है। और जब भी यूनाइटेड नेशंस, जो कि एक इंटरनेशनल बॉडी है जो इंश्योर करती है कि जो वर्ल्ड ऑर्डर 1945 के बाद दुनिया में उस ऑर्डर के हिसाब से पूरी दुनिया की सारी कंट्रीज बिहेव करें, तो जब भी यूनाइटेड नेशंस में इजराइल के खिलाफ कोई पॉइंट उठाया गया तो अमेरिका ने ब्लाइंडली उनको सपोर्ट किया और उनके खिलाफ कोई रेजोल्यूशन पास होने नहीं दिया। सो डेफिनेटली इजराइल एक बिगड़ा अच्छा सर, बच्चा है सर लेकिन अगर आप इमरान साहब इजाजत 1 मिनट दे दें, देखिए इस वक्त जो है नेतन्याहू जो है वो अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है।
देखिए, जब वो उसने 28 फरवरी को अमेरिका को मनाकर वो ईरान के ऊपर उसने अटैक किया था, तो वो ईरान थिएटर के अंदर कोई सक्सेस हासिल नहीं कर सका और पूरी दुनिया ने ये माना कि ईरान अमेरिका और इजराइल को शिकस्त हुई है। अब उसने अक्टूबर में इलेक्शंस में जाना है, सो वो ये चाहता है कि ईरान थिएटर में तो कुछ हासिल नहीं कर सका, तो मैं लेबनान थिएटर में कुछ हासिल करूं। और अभी आप ये देखेंगे उसने पिछले 2 महीनों के अंदर सीरिया में इलाके पर काबिज हुआ है, 70% गाजा पर उसने कब्जा कर लिया है और तकरीबन अब 25% वो लेबनान पे काबिज हो चुका है। अच्छा, तो जब अक्टूबर में प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू इलेक्शन में जाएंगे। सर इसी से मुतल्लिका मेरे ख्याल में जो आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टुडे है वो ये है सर कि जो सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान साहब की गुफ्तगू हुई है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के साथ, तो उस टेलीफोनिक गुफ्तगू में बड़े अहम अमूर ज़ेर बहस आए और ख़ास तौर पे जब हमारा पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा भी है, हरमैन शरीफैन की सिक्योरिटी वैसे ही हमारे पास है, तो ये खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि इस मुआहदे को, अमन मुआहदे को सबतार करने के लिए इसराइल सऊदी अरब पे भी हमला कर सकता है। तो आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई ही इसराइल को इस तरह का मिस एडवेंचर कर सकता है? क्योंकि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि मोहसिन नकवी साहब का जो हंगामी दौरा ईरान है उसकी एक वजह ये भी है कि ये जो टेलीफोनिक गुफ्तगू है इसके पस मंज़र में भी वहाँ ईरानियों से बात की जाए। इमरान साहब, मैं नहीं समझता कि इजराइल इतना बेवकूफ होगा कि वो सऊदी अरेबिया पे हमला करेगा, इसलिए कि वहां पाकिस्तान मौजूद है और उसको ये पता है कि जो पाकिस्तानी अफवाज हैं वो उसकी अफवाज से बहुत ज्यादा बेहतर हैं और उनके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो क्या कहते हैं, उनको एक सबक सिखा सकते हैं। सो मेरे ख्याल में वो ये बेवकूफ़ी हरगिज नहीं करेगा कि वो करे। देखिए, हम सबको ये समझना चाहिए कि पिछले 3 महीनों में गल्फ और मिडिल ईस्ट, इमरान साहब, बिल्कुल तब्दील हो गया। जो पहले लोग समझते थे कि वेस्टर्न कैंप या अमेरिकन कैंप में होने से हमें एक सेफ्टी और सिक्योरिटी मिलेगी डिफेंस की तरफ से, और वो जो एक पैराडाइम बना हुआ था उसके अंदर इजराइल दुश्मन नहीं था, ईरान दुश्मन था। सो जो हमें एक सिक्योरिटी ईरान के खिलाफ मिली हुई है वो वाली मिथ अब बिल्कुल टूट चुकी है। दूसरा यह है कि गल्फ को यह भी समझ में आ गया है कि इजराइल जो है वो इनडिफिटेबल नहीं है, उसके ऊपर भी हमला किया जा सकता है और वो भी उतना उसी तरह ब्लीड कर सकता है जिस तरह हम ब्लीड करते हैं। देखिए, ऑल्दो इस वक्त अमेरिका और इजराइल बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इस वक्त अमेरिका और इजराइल अपनी वीकेस्ट मिलिट्री स्ट्रेंथ के ऊपर हैं। देखिए, जो एक आयरन डोम इजराइल के अंदर अमेरिकन लेकर आए थे, वो जो था वो इस हाइपोथेसिस के ऊपर कायम किया गया था कि वो किसी भी सरफेस टू सरफेस मिसाइल को कभी इजराइल की सरजमीन पर या कतर की सरजमीन पर या कुवैत की सरजमीन के ऊपर नहीं आने देगा। लेकिन ईरान ने एक ज्यादा अक्लमंदी के साथ ड्रोन्स बनाए, अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज किया, एसिमेट्रिक वॉरफेयर बीच में लेकर आए और आज वो जो सारी जो उनकी आप कहेंगे 4th और 5th जनरेशन कैपेबिलिटी है वो ऑलमोस्ट जीरो हो चुकी है। लेकिन और अब इस उनके पास इंटरसेप्टर्स की स्ट्रेंथ इतनी कम है कि वो किसी सस्टेन्ड वॉर में नहीं जा सकते। लेकिन सर, मैं नहीं समझता कि इजराइल इतना बेवकूफ है कि वो ये चीज करे। लेकिन लेकिन यहाँ सवाल ये है कि वाशिंगटन पोस्ट, जो कि अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट के खासा करीब तस्वर किया जाता है, वो अमेरिकी इंटेलिजेंस को कोड करते हुए ये कह रहा है कि इस अमन मुआहदे को, देरपा अमन मुआहदे को ख़राब करने के लिए इसराइल जो है वो अमेरिकी कोशिशों को नुकसान पहुंचा सकता है, को मिस एडवेंचर कर सकता है। अब आप इस मामले को जब अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसीज और वाशिंगटन पोस्ट ये कह रहे हैं, तो फिर आप इस पे अपनी क्या राय देंगे सर? देखिए, अगर वो लबनान में अपनी एक्टिविटीज को नहीं रोकता तो अकॉर्डिंग टू द क्लॉजेस ऑफ द MOU तो पीस मुआहिदा वैसे ही खत्म हो जाएगा।
क्योंकि पहला जो पॉइंट है वो है ही यही कि जो जंग है वो तमाम महाजों पे रोकी जाएगी। देखिए, चार इस वक्त इसके वो हैं, क्या कहते हैं, सिग्नेटरीज या चार कॉम्बैटेंट्स हैं। ईरान और हिजबुल्लाह एक साइड पर हैं और अमेरिका और इजराइल एक साइड पर है। तीन कॉम्बैटेंट्स जो हैं इमरान साहब, वो इस एमओयू को मानते हैं, एक है जो नहीं मान रहा और वो आगे बढ़ता चला जा रहा है। सो जब वो लेबनान में आगे बढ़ेगा तो नेचुरली उसको रेजिस्टेंस लेबनीज आर्मी तो दे नहीं रही है, उसको रेजिस्टेंस तो सिर्फ हिजबुल्लाह दे रही है, जो कि उनकी नजर में प्रॉक्सी है और लेबनीज की नजर में वो एक फ्रीडम मूवमेंट है। ठीक है ना? सो जो है ये मुआहदा, अगर इजराइल को अमेरिका ने काबू में नहीं किया तो ईरान जो है वो क्या कहते हैं, इस मुआहदे की भी पासदारी नहीं करेगा। और अगर वो इस इलाके में पासदारी नहीं करता तो आप नेक्स्ट स्टेप इमरान ये देखेंगे कि ना ये जो गल्फ है वो अब आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठा होके अब यूनाइटेड होके इजराइल के खिलाफ बिल्कुल खड़ा फायदे की होगा। पासदारी और करनी ये वो पड़ेगी। सिचुएशन है जो अमेरिका नहीं चाह रहा कि इजराइल के लिए हो, क्योंकि वो सिचुएशन अमेरिका के लिए भी कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि गल्फ और मिडिल ईस्ट पे तो ज्यादातर जो कंट्रीज हैं वो उनकी अलाइज है। बिल्कुल बिल्कुल, यकीनी तौर पर सदर ट्रंप के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात और नेतन्याहू भी इस किस्म की मुश्किलात का शिकार है और किसी तौर पर भी वो जंग को आगे ड्रैग नहीं कर सकते। सर, मुझे एक और इंटरनल मामले पर, पाकिस्तान के अंदरूनी मामला पर आपसे कमेंट लेना बड़ा ज़रूरी है। आज बनू में होने वाले 2 रिमोट कंट्रोल धमाकों पर आप क्या तबसरा करेंगे, जिसमें 7 अफराद जाँ बहक हुए हैं और 3 जख्मी हुए हैं? क्या पाकिस्तान का मगरबी महाज फिर गर्म हो रहा है? जी, अनफॉर्चुनेटली मार्का हक में इंडिया ने हमें डायरेक्टली इंगेज करके हराने की कोशिश की और वो हमें नहीं हरा सका, बल्कि उसको खुद एक बहुत इबरतनाक शिकस्त से का सामना करना पड़ा। और जिस तरह देखिए, इजराइल जब ईरान में कुछ हासिल कर सका तो लेबनान चला गया, और अब इसी तरह इंडिया जब है हमारे ईस्टर्न बॉर्डर पर कुछ हासिल नहीं कर सका तो वो अफगानिस्तान के थ्रू हमारे बलूचिस्तान और केपीके में अपने प्रॉक्सीज बीएलए और टीटीपी के थ्रू जो है ना वो ये सारी हरकतें कर रहे हैं। इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट स्टेट ऑफ अफेयर्स। लेकिन देखिए, अब इसमें जो पिछले 2 सालों में जो चेंज आया है, बल्कि 1 साल में चेंज आया है, कि जब हम पहले ये बात करते थे, हम बीएलए के बारे में बात करते थे तो दुनिया हमारी बात नहीं सुनती थी। लेकिन अब अगर आप देखें तो पूरी दुनिया एक साइड पे खड़ी है और इंडिया, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स एक साइड पे खड़े हैं, और पूरी दुनिया जो है अब वो ये मान गई है कि इस इलाके के अंदर जो क्या कहते हैं, जो डिस्टेबलाइजेशन है वो पाकिस्तान की वजह से नहीं, बल्कि पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो रहे हैं इंडियन प्रॉक्सीज की वजह से। सो इंशाल्लाह, जिस तरह मेरा ख्याल हमारी डिफेंस फोर्सेस ने और हमारी गवर्नमेंट ने एक स्ट्रॉन्ग स्टेट होने का इरादा किया है, अगर हम इसके ऊपर कायम रहे तो आप देखिए कि 3 महीने से पहले क्या हालात थे और आज वो हालात बेहतर हैं। लेकिन ये बिल्कुल खत्म होने चाहिए ये जो हैं, लेकिन इनको खत्म होने में टाइम लगेगा और मेरे ख्याल पूरी कौम को उस वक्त तक मुत्तहिद रहना हो। सर, जिस तरह से पाकिस्तानी शाहीनों ने JF-17 थंडर के ज़रिए से पहले सबक सिखाया था और भरपूर जवाब दिया था, तो ये सर ये बात तो तय है कि इस्राएली और इंडियन जो लॉबी है वो अफ़गानिस्तान में प्रॉक्सीज़ को यूज़ करके तो पाकिस्तान में ये सब कुछ करवा रहे हैं। तो क्या आप समझते हैं कि अब भी शाहीन जो हैं वो तैयार बैठे हैं और वो सबक सिखाएंगे इनको? जी देखिए, जिस दिन हुकूमत कहेगी 1 घंटे के अंदर हमारे जहाज जो होंगे वो अफगानिस्तान के ऊपर, किसी को भी ना पहले शक था ना आज शक है कि क्या कहते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स की क्या कैपेबिलिटी है। लेकिन ये डिसीजन जो है कि हमने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके अफगानिस्तान जाना है, ये हुकूमत वक्त का डिसीजन होता है। सो अगर हुकूमत वक्त ने कहा तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पाकिस्तान एयरफोर्स दोबारा कौम की तवक्कुआत के ऊपर पूरा उतरेगी, अभी भी उतर रही है। अगर आप ये देखेंगे इस वक्त ये जो हम पिछले 3 महीनों में जो ये इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं सिचुएशन की, वो इसीलिए है कि हमारे शाहीनों ने अफगानिस्तान के अंदर घुस के ये जो टेररिस्ट कैंप्स थे जो 150, 200, 250 किलोमीटर अंदर थे, उनको वहां जाके तबाह किया है और उनको ये बताया है कि आप अफगानिस्तान में कहीं भी हमारी पहुंच से
बाहर नहीं है ये। लेकिन देखिए, ये जो इमरान साहब, आपके नाजरीन को और हमें सबको ये समझना चाहिए कि इस तरह की जो जंगें होती हैं ना, वो बहुत लंबी चलती हैं, क्योंकि टारगेट्स जो होते हैं ना, वो इतने डिफाइंड नहीं होते। ठीक है ना। हो सकता है कि ये जो हमने आईईडीज देखे हैं, ये जो है अफगानिस्तान से कोई ना हो, ऑलरेडी अफगानी या उनके जो हमदर्द पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, उन्होंने ये आईईडीज लगाए हों। सो ये एक तकलीफ दे अमल होता है इस जंग में से गुजरना, लेकिन हम पहले की बनिस्बत बहुत अच्छी हालत में हैं, और अगर हुकूमत ने इन्हीं पॉलिसीज को कायम रखा तो आई थिंक अनदर 4 to 5 months इंशाल्लाह इन सब का कला कमा कर दिया जाए। सर ये फरमाइएगा कि अफगान हुकूमत जिस तरह से प्रोपेगेंडा करती रही है, और उनका ये कहना कि केपी और बलूचिस्तान में मुबैना दाइश कैंपों को निशाना बनाया गया, तो पाकिस्तानी वजारत खारजा ने पहले भी इस पे कहा कि तालिबान रजीम अपनी दहशतगर्दी छुपाने के लिए गुमराहकुन बयानात देती है। तो सर आप इस बारे में क्या कहेंगे कि इनको इस प्रोपेगेंडे से कैसे रोका जा सकता है? सर देखिए, अफगानिस्तान में जो अफगानी है ना, वो उनकी तो ना इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो पूरी दुनिया के सोशल मीडिया को कंट्रोल करें, लेकिन उनका जो मैं कहूँ वो जो उनका इस वक्त बड़ा बना हुआ है इंडिया, उसके पास ये कैपेबिलिटी है। सो ये जो हम सारा कुछ देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर और सोशल मीडिया के थ्रू पाकिस्तान को गंदा करने की कोशिश, ये एक्चुअली अफगानी नहीं, मेरे ख्याल में ये इंडियन प्रोपेगेंडा है। अच्छा सर, लेकिन देखिए, अब यही फर्क इमरान साहब, मैंने आपसे कहा था कि अब आ गया है। अब इस वक्त जो है ना, इंडिया इजराइल की तरह अपने आप को बहुत आइसोलेटेड फील कर रहे हैं। जहां कहां एक साल पहले वो दुनिया की नजरों का तारा था, आज दुनिया में उसको एक परिया स्टेट के तौर पे देखा जाता है। अभी आप देख लीजिए ना, G7 समिट के ऊपर मोदी साहब गए थे, तो उनकी क्या इज्जत अफजाई हुई। कोई उनसे हाथ मिलाने को तैयार नहीं था, कोई उनसे मुस्कुरा के बात नहीं कर रहा था। इवन प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी उनको शर्मिंदा कर दिया। बल्कि मैं इंडियन अखबारात की हेडलाइंस देख रहा था, वो तो ये कहते हैं कि जी के प्रेसिडेंट ट्रंप ने इंडिया को रिब्यूक किया है, यानी कि इंडिया को शर्मिंदा किया है, जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को बिठा के इंडिया के बारे में स्टेटमेंट दी थी। सो मेरे ख्याल में इंडिया जो है ना, ये सारी प्रोपेगेंडा वगैरह सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि किसी तरीके से कोई तीर निशाने पे लग जाए और पाकिस्तान फिर गंदा हो जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो अल्लाह ताला ने हमें अपनी हिफाजत में रखा हुआ है, और हम जिस नेक नियति से दुनिया में पीस लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको पूरी दुनिया सराह रही है, सिवाय इन 3 कंट्रीज। अच्छा सर ये फरमाइएगा कि जिस तरह से आपने ये सारी गुफ्तगू की, सर मार्का हक में जिस तरह से फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब ने किरदार अदा किया, और उसके बाद ईरान अमेरिका जंग और ये अमन मुआहदे के लिए जो उनकी कोशिशें हैं, तो बतौर एक सुपर सलार के आप उनकी सारी कोशिशों को और फ्रंट फुट पे आके, फ्रंट मार्च पे आके लड़ने को, खेलने को आप किस अंदाज से देखते हैं? क्या इससे भी हमारी अफवाज के हौसले तो बुलंद हुए हैं, लेकिन दुश्मन के हौसले पसपा नहीं होते? बहुत पिस्पा हुए। देखिए, कौन सा दिन होता है इमरान साहब जिस दिन, क्या कहते हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की दुनिया में तारीफ नहीं होती, और जब भी वो तारीफ होती है तो इंडिया और अफगानिस्तान जल के यानी कि राख हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में जो हमारी पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप दोनों ने मिलके जिस बेहतरीन तरीके से पिछले 1 साल में मार्का हक के बाद से पाकिस्तान के इमेज को बेहतर किया है, और ख़ासतौर पे पिछले 3-4 महीनों में जब से ये ईरान और इजराइल वॉर शुरू हुई थी, जिस तरह हमने सालसी का किरदार अदा किया है, आज पाकिस्तान कंप्लीटली डिफरेंट पाकिस्तान है। देखिए, 1 साल पहले इमरान साहब जो पाकिस्तानी थे, जो खासतौर पर हमारे भाई बहन बाहर की कंट्रीज में थे, वो अपना ग्रीन पासपोर्ट छुपा के रखते थे कि कहीं ये ना पता चल जाए कि ये पाकिस्तानी। आज पूरे दुनिया में लोग पाकिस्तान की तारीफ कर रहे होते हैं, लोग अपने आप को शो करते हैं कि जी के आई एम अ पाकिस्तानी, और जब आप लोगों को बताते हैं कि मैं पाकिस्तानी हूं, तो लोग आपकी तरफ यानी कि अच्छी निगाह से देखते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी कंट्री की तारीफ करते हैं, जिससे आपका हौसला और आपका दिल बहुत बड़ा होता है। बिल्कुल सर, दुरुस्त तो बात मेरे आपने ख्याल कही।
पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत की काविशों की वजह से पाकिस्तान का जो इमेज है वो पूरी दुनिया इस वक्त मुस्बत अंदाज में देख रही है। बहुत शुक्रिया आपका एयर मार्शल रिटायर्ड सईद मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस मामले पर हमें बता रहे थे। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे कि अमरीकी सदर ट्रंप नेतन्याहू को राह रास्त पर लाने में कामयाब हो सकेंगे, इस पर बात होगी। स्टे विद अस। नाज़रीन, इस वक्त खत्ते में कुछ अहम और मुस्बत डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इसहाक डार काहरा में R4 वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत करेंगे, जिसमें सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़राए ख़ारजा भी शरीक होंगे। इस इजलास की सिग्निफिकेंस क्या है, इस सारे मामले पर बात करते हैं। इमरान अली साबिक सफ़ीर हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपका इमरान अली साहब। किस तरह से देख रहे हैं ये इजलास, किस हवाले से है और क्या कहा जा सकता है कि मुस्लिम ममालिक का एक नया ब्लॉक बनने जा रहा है? ये तो काफ़ी अरसे से इन चार ममालिक की आपस में नेगोशिएशंस हो रही थी ईरान के पीस के ऊपर। हो सकता है कि नया ब्लॉक भी बन जाए। ये मेरे ख्याल चौथी पांचवी मीटिंग है जिसमें से इस्लामाबाद में भी हुई थी। तो इसलिए बड़ी अच्छी बात है, लेकिन प्रीमेच्योर है। आहिस्ता आहिस्ता मेरा ख्याल है इस तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये उस वक्त ज़्यादा सूदमंद साबित होगा जब इसमें ईरान भी शामिल होगा, क्योंकि सारा जो इशू है इस वक्त वो ईरान और बाकी दुनिया का। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं रवां माह सऊदी अरब का एक अहम दौरा करने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म की जो सऊदी हुकाम है उनसे अहम मुलाकातें भी होंगी, सऊदी फरमारवा से भी मुलाकात होगी। आपके नज़दीक इस दौरे की अहमियत क्या है? आपको पता ही है कि जब पिछले दिनों जब ईरान की और अमेरिका की जंग हो रही थी, तो उस वक्त ईरान की जो वॉर स्ट्रेटजी थी वो ये थी कि वो गल्फ़ के ममालिक के ऊपर अटैक करेगा। उसने सऊदी अरेबिया पे भी अटैक किया, लेकिन सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के कहने पे बहुत रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया। उसके अलावा पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की डिफेंस रिलेशनशिप है, वहाँ हमारे बच्चे डिप्लॉयड हैं, हमारे एयरक्राफ्ट डिप्लॉयड हैं। और फिर सऊदी अरेबिया ने हमारी जब यूएई से हमारा एक जो हमारी एक लोन के ऊपर एक इशू, उन्होंने सडनली लोन की रकम वापस मांग ली, तो सऊदी अरेबिया ने बैंक डिपॉजिट किया। उसके अलावा सऊदी अरेबिया के साथ हमारी बहुत पुरानी बहुत भाइयों से बढ़कर रिलेशनशिप है, तो ये दौरा उस तनाज़ुर में देखना चाहिए। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि आपने यूएई का जिक्र किया, तो आप क्या समझते हैं यूएई का अब मिडिल ईस्ट में क्या किरदार होगा? क्योंकि सऊदी अरब और यूएई के भी ताल्लुकात अब उस जैसे नहीं रहे, और पाकिस्तान और यूएई के ताल्लुकात को आप किस नज़र से देखते हैं? जो ताल्लुकात थे सऊदी अरेबिया और यूएई के काफ़ी ज़्यादा ख़राब थे। पाकिस्तान के साथ भी काफ़ी टेंशन थी, लेकिन और वो ईरान के मामले पे थी, लेकिन अब यूएई ने खुद अपनी कोर्स करेक्शन की। आखिरी 7 दिनों में उन्होंने कुछ माली मावनत भी की है ईरान की, और ईरान के साथ ताल्लुकात भी ठीक किए हैं। जो आखिरी रेसिप्रोकल अटैक्स थे उसमें ईरान ने सऊदी अरेबिया के ऊपर यूएई के ऊपर अटैक नहीं किया। लेकिन जहाँ तक हमारे नेशनल्स की बात है, पाकिस्तानी नेशनल्स की, यूएई से हमारी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि उनके साथ बेहतर सलूक होगा, क्योंकि 3000-4000 डिपोटेशंस तो हुई हैं। उसको छुपाने की कोशिशें बड़ी की गई, लेकिन वो हुई हैं और हमें अपने नेशनल्स के लिए स्टैंड लेना चाहिए। सर, इस वक्त पाकिस्तान का जो एक मुस्बत किरदार इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है। हमने ईरान अमेरिका मुआहदे को कामयाब बनाने में बड़ा एक अहम किरदार पाकिस्तान का रहा। अभी इसराइल जो एक स्पॉइलर है उसके जो सारे मामला सामने आ रहे हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा तशवीश जो है वो बढ़ती जा रही है कि इसराइल एक तो अमेरिका और ईरान के दरमियान जो मुआहदा हुआ है उसे सबोटाज कर सकता है, और दूसरी तरफ लबनान और इसराइल के दरमियान जो मुआहदा था कि जंग बंदी पर इतफाक़ किया दोनों फरीकों ने, लेकिन उसके बावजूद इसराइल लबनान पर हमले भी कर रहा है। क्या लगता है आपको वाशिंगटन में जो अगला दौर मुज़ाकरात का लबनान और इसराइल को लेकर शुरू होगा, उसमें आप समझते हैं कि जंगबंदी हो सकेगी मुस्तकिल तौर पर, या कुछ बड़ी पेशरफ्त हो सकेगी, इसराइल को कंट्रोल किया जा सकेगा? देखिए, आप दोनों और तमाम लोग एक बात याद रखें कि ये जो वाशिंगटन में मुज़ाकरात हो रहे हैं लबनान के, इसराइल के, ये इशू नहीं है। इशू और ना ही इसराइल स्पॉइलर है। इसराइल एक टेररिस्ट स्टेट है। स्पॉइलर तो उसको कहते हैं जो कि किसी अच्छे काम के अंदर, ये वर्ड हमारे मीडिया में वैसे ही स्टार्ट हो गया। इसराइल एक टेररिस्ट स्टेट है, लेकिन
इजराइल एक बुलेट भी फायर नहीं कर सकता जब अगर उसको अमेरिका मना करे। तो असली प्रॉब्लम अमेरिका का अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करना है इजराइल के साथ। तो और ये लबनान का जो एलिमेंट है ये एक इसमें एक वीकनेस है। पॉइंट नंबर 1 है ये उन 14 नुकात का जो अमेरिका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान की मुआवनत से तय पाए हैं, लेकिन उसमें विड्रॉल का जिक्र नहीं है इसराइल की, उसमें सिर्फ सीज़ फायर का जिक्र है। जब सीज़ फायर उस वक्त तक कारामद नहीं होगी जब तक हिजबुल्ला ना करे और जब तक इसराइल के अपने दहशतगर्द मुल्क होने के अज़ाइम मत रुकें। हिजबुल्ला उस वक्त तक नहीं पीछे हटेगी जब तक लबनान के अंदर इसराइल घुसा रहेगा, और जितना आज इसराइल लबनान के अंदर है उतना तारीख में भी कभी नहीं गया। लिटानी रिवर है एक वहाँ, उससे भी आगे उन्होंने एक नेचुरल बाउंड्री बनाई है जिसको वो बफर जोन का नाम दे रहे हैं। तो ये जो मुज़ाकरात हैं जिनका दूसरा राउंड अभी सस्पेंडेड है, और मेरा ख्याल है हमारा इंटीरियर मिनिस्टर भी वो भी वहाँ गए हैं, ईरान गए हैं, तो वो जो सस्पेंडेड है वो लबनान की वजह से सस्पेंडेड है। तो ये लबनान एक ऐसी अजीब सूरत हाल डेवलप हो जाएगी जिसको हल करना मेरा ख्याल है पाकिस्तान जाके ईरान को ये कह रहा है कि आप लबनान पे इस वक्त स्टैंड ना साथ लें, आप 60 डे टॉक्स शुरू हो जाने दें, उसके अंदर उठाएं। पाकिस्तान ये चाहता है कि इजराइल जो है वो इन टॉक्स को सैबोटाज ना कर सके। लेकिन सर ईरान ने तो लेबनान पे हमलों की वजह से आपने हुर्मुज़ एक दफ़ा फिर बंद कर दी है, तो इस सारी सूरत हाल को आप किस तरह से देखते हो? और फिर ख़ास तौर पे ये कि एक तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि अगर वो ना होते तो इसराइल जो है उसका मुकम्मल ख़ात्मा हो चुका होता है, और जेडी वैंस कहते हैं कि जी इसराइल को बताया कि किस तरह अमेरिका ने उसे बचाया है, तो ये कहते हैं कि जी वहाँ तो सफ़े मातम बिछी हुई है। इसके बाद बिल्कुल सफ़े मातम बिछी हुई है, क्योंकि इसराइल ने जिस तरह इंडिया हमारे पड़ोस में एक झूठे बयानिए के ऊपर अपनी कौम को ज़िंदा रखा हुआ है, इंडिया ने इस बयानिए के ऊपर रखा हुआ था कि पाकिस्तान कन्वेंशनली मुकाबला नहीं कर सकता, पाकिस्तान को आइसोलेट कर देंगे। इसराइल ने इस तरह रखा हुआ है कि ईरान दुनिया का सबसे बड़ा विलन है, तो वो तो मातम तो मिचनी है, वो एक एग्रीमेंट है। और उसके जब 14 नुकात पड़े हैं तो सिवाय पहले नुक्ते के जो बाकी 13 नुकात हैं वो उसमें ईरानियन टिल्ट ईरान की तरफ नज़र आती है। तो इसलिए उनकी तो सफ़े मातम मिचनी है, लेकिन अमेरिका को साबित कदम रहना चाहिए। अगर अमेरिका चाहे तो इसराइल एकदम रुक जाएगा, सिर्फ एक टेलीफोन कॉल की ज़रूरत है। उसके लिए ऐलानात की या एक्सियोस की स्टोरियाँ कि जी बड़ा प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को डांटा या ऐसा कुछ किया, ये सारी कॉक एंड बुल स्टोरीज हैं। अगर आप अमेरिका चाहे तो वो इसराइल को बिल्कुल रोक सकता है और रोकना चाहिए। अदरवाइज जो बोर्ड ऑफ पीस का अंजाम हुआ था गाज़ा में, 1000 लोगों की शहादत हो चुकी है बोर्ड ऑफ पीस और सीज़ फायर के बाद। तो इस तरह तो ज़ख़म रिश्ते रहेंगे और इस तरह दुनिया में कभी अमन नहीं होगा। इस दफ़ा अमन में ज़्यादा सीरियस इसलिए है कि ईरान ने अपना हुर्मुज़ को एक टूल के तौर पे यूज़ किया और तमाम दुनिया की इकोनॉमी को एक मुश्किल में डाला हुआ है। तो ये क्या कहना चाहिए, इंटरनेशनल रिलेशन में भी लातों के भूत बातों से नहीं मानते, यही प्रिंसिपल है। अच्छा सर, इस सारे मामले में आप चीन और रूस का किरदार किस तरह से देखते हैं? वो ख़ास अच्छा नहीं है। दोनों ने ईरान के साथ ट्रीटी साइन की हुई थी बहुत, लेकिन दोनों जब वक्त आया, जब अटैक्स हुए तो दोनों ने कैनेटिकली अमेरिका को रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि सिफारती सतह पे भी कोशिश नहीं की। तो फिर उसके बाद पाकिस्तान की मदद से बाद में चीन ने ज़रूर एक अच्छा रोल प्ले किया। रूस इस वक्त यूक्रेन में बुरी तरह फंसा हुआ है, तो इसलिए इनका कोई रोल जैसा होना चाहिए, क्योंकि ये अपने आप को पावर नंबर 2 और पावर नंबर 3 कहते हैं दुनिया में, लेकिन इन्होंने ऐसा कोई रोल प्ले नहीं किया। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। इमरान अली साहब हमारे थे, साबिक सफ़ीर थे, सारे मामले पर हमें बता रहे थे। नाज़रीन अभी वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे हुकूमत का पैनल और बैटरियां मुल्क के अंदर बनाने का बड़ा फैसला, सोलर सिस्टम सस्ता हो जाएगा, इस पर बात करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा।
वेलकम बैक। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से आवाम को रिलीफ देने का सिलसिला जारी है। जिस तरह से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में नुमाया कमी की गई, अब ये कहा जा रहा है कि सोलर पैनल भी सस्ते होने जा रहे हैं, बैटरियां भी सस्ती मिलेंगी और बासानी हर शहरी जो है वो अपने घर पर सोलर पैनल की फैसिलिटी जो है वो हासिल कर सकता है। इस सारे मामले पर बात करते हैं। डॉक्टर खालिद वलीद, एनर्जी एक्सपर्ट, हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर खालिद वलीद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं हुकूमत जिस तरह से अवामी सतह पर रिलीफ दे रही है? पहले पेट्रोल और डीजल सस्ता किया गया, अब सोलर पैनल के हवाले से भी बड़ी पेशरफ्त होने जा रही है कि इनकी भी कीमतों में नुमाया कमी होने जा रही है। किस तरह से देख रहे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया। देखें, ये मार्केट फोर्सेस हैं। हमने रशिया जो आपका ईरान यूएस वार थी उसमें देखा कि सोलर पैनल की प्राइस जो है वो इंक्रीज कर गई। साथ में जो हुकूमत ने एक नेगेटिव सिग्नल दिया था कि शायद वो टैक्स की शरह बढ़ाने जा रहे हैं सोलर पैनल पे, उसकी वजह से भी लोगों ने ज़्यादा ख़रीदारी की। उस टाइम पे डिमांड बढ़ गई और चूंकि सप्लाई थोड़ी सी कम हो गई थी या थोड़ी सी महंगी हो गई थी, आपकी प्राइस जो है सोलर पैनल्स की बढ़ गई। अब जैसे जैसे हालात नॉर्मल होते जा रहे हैं, प्राइसेस जो है वो नीचे की तरफ आ रही हैं। इसमें शायद हुकूमत की तरफ से कोई इतना ज़्यादा अमल दखल नहीं है, एक्सटर्नल फोर्सेज इसमें जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। असूलन तो ये होना चाहिए कि वो सारिफीन जो अभी भी सोलर पैनल्स अफोर्ड नहीं कर सकते, हुकूमत उनको रिलीफ प्रोवाइड करे। आप जो क्लाइमेट लेवी इकट्ठी कर रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट, इस साल भी 50 अरब का टारगेट रखा गया है। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो है उसका भी बिलियंस ऑफ रुपीस का टारगेट है, 1.6 ट्रिलियन टू बी प्रिसाइज। उस रेवेन्यू को रिसाइकल होना चाहिए था ताकि हुकूमत प्रोटेक्टेड सार्फिन को सोलर पैनल प्रोवाइड करती। और आगे जाके जो हुकूमत का IMF के साथ मिलकर प्लान है कि आप सब्सिडीज को ख़त्म कर देंगे प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स के लिए जो कि 200 यूनिट से कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते थे, उनका भी बिल उतना ही आएगा जितना नॉर्मल सार्फिन का आता है। तो एक अच्छी अप्रोच ये थी कि बजाय इसके कि बेनज़ीर वोट प्रोग्राम था सोलर पैनल से। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि हुकूमत ने तो ऐसा महसूस होता है कि फ़ैसला कर लिया, क्योंकि जो वो मुआवन खसूसी हैं हारून अख्तर खान साहब, उनका ये कहना है कि सोलर पैनल और बैटरियाँ सिर्फ यहाँ असेंबल ही नहीं होंगे बल्कि यहाँ वो बनेंगे, तैयार होंगे, मैन्युफैक्चरिंग उनकी यहीं होगी। तो ये फरमाइएगा कि मुकामी सतह पे अगर ये तैयार होते हैं तो अगर एक सारिफ 5 KVA का सोलर लगवाना चाहिए या 10 KVA का, तो उसको आपके ख्याल में कितनी कॉस्ट उस पर आएगी? देखिए, ये अगर आप कॉस्ट कंपेटिटिव होना चाह रहे हैं तो फिर थोड़ा सा क्वांटिटी और क्वालिटी का फ़र्क आ जाता है। अगर आप चाइनीज सोलर पैनल के साथ मुकाबला करना चाहें मुकामी सनत लगा के, तो वो शायद बड़े शॉर्ट टर्म में पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने इकोनॉमी ऑफ स्केल जो है वो अचीव कर लिया है। बेशक वो सस्ते होंगे, लेकिन चूंकि क्वालिटी वाइज और वो कम लागत पे अच्छी क्वालिटी अचीव कर लेते हैं, तो उस चीज़ को देखना होगा। लेकिन अगर हुकूमत एक इंडिजनाइजेशन ऑफ सोलर मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के साथ आती है और उसको CPEC 2.0 के साथ लिंक किया जाता है, जिसमें लिखा गया है कि आपकी जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बने हैं वहाँ पे चाइनीज़ कंपनीज इंटीग्रेट होंगी या रीलोकेट होंगी और पाकिस्तान में प्रोडक्शन करेंगी और पाकिस्तानी लेबर को, पाकिस्तानी जो आपके इंजीनियर्स हैं उनको मिला के किया जाएगा, पाकिस्तानी कंपनीज को मिला के किया जाएगा, तो फिर एक बड़ी अच्छी अप्रोच है। लेकिन अगर आप उन पे कोई ड्यूटीज नहीं लगाते, बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक खास तौर पे यहाँ जो पहले बात आप कर रहे थे कि हुकूमत की तरफ से रिलीफ देने की, डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि सिंध हुकूमत ने ये जो सोलर किस्त प्लान के नाम से एक प्लान दिया है कि एक सार्फ को जितना बिल आता है वो उतनी किस्त अदा करे और उसको सोलर दे दिया जाएगा। आपके ख्याल में ये प्लान कैसा रहेगा? और अगर वाकई ही तवानाई के बहरान पे काबू पाने के लिए एक अच्छा प्लान है, तो फिर क्या इसे वफाकी सतह पे पूरे मुल्क में नहीं नाफिज होना चाहिए? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखें, यही तरीका है कि आप इस तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बनाएं और वो लोग जो सोलर पैनल अफोर्ड नहीं कर सकते उनको जो है वो आप सोलर पैनल्स दें, ताकि जो सब्सिडी ख़त्म की जा रही है IMF की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, वो जो है उसका बोझ एकदम से ना पड़े। और आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू अगर देना चाह रहे हैं या उस तर्ज पे कोई रिलीफ देना चाह रहे हैं तो वो फाइनेंशियली सस्टेनेबल नहीं होगा। तो सोलर पैनल एक अच्छा तरीका है। बिल्कुल अगर ये वफाकी सतह पर कर दिया जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा, लेकिन साथ में एक
डायलेमा है वफाकी हुकूमत का कि जो आपने IPPs लगाए हुए हैं उनसे आप बिजली खरीदें ना खरीदें, आपको पैसे फिर भी देने हैं, तो किसी ना किसी ने तो वो IPPs के पैसे देने ही देने हैं। तो अगर सार्फिन ज़्यादा से ज़्यादा सोलर लगा लेंगे तो कैपेसिटी चार्जेस और बढ़ते जाएंगे। तो उसका एक तरीका साथ में ये है कि हुकूमत साथ साथ में सोलर पैनल्स देती जाए और इन IPPs को रीनिगोशिएट करें या इनके साथ रीपर्पजिंग की जाए। रीपर्पजिंग का मतलब होता है कि आप किसी एक थर्मल पावर प्लांट को, उसकी ज़मीन को, उसकी कुछ टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए, बिल्डिंग्स को यूज़ करते हुए उस पावर प्लांट को आप बैटरी एनर्जी स्टोरेज में बदल देते हैं। तो अगर हुकूमत चाइनीज़ IPPs के साथ इस तरह से निगोशिएट करती है कि चाइनीज़ रीफाइनेंस करें और उसको बैटरी एनर्जी स्टोरेज में बदल दें, तो उससे आपका कैपेसिटी पेमेंट का मसला भी सॉल्व हो जाता है और उससे आपका ये जो सोलर पैनल्स मिल रहे हैं वो भी सॉल्व हो जाता है, और साथ साथ में आप एक ग्रीन और जो क्लाइमेट फ्रेंडली पाकिस्तान है उसकी तरफ भी मूव कर रहे होंगे। बिल्कुल एक हिकमत अमली जो है वो बनाने की ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर खालिद वली साहब, ये बताइएगा, जिस तरह से मुल्क में बिजली के बिलों का एक नया फॉर्मेट मुतारिफ करवाया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि इससे सार्फिन को बिल को समझने में भी आसानी होगी, और बिजली के बिल को समझना अब कितना आसान हो सकता है, क्या खसूसियात होंगी, क्या फॉर्मेट होगा, इस बारे में बताइएगा। देखिए, बिल पहले भी काफ़ी आसान है, अगर आप उसको थोड़ा सा देख लें। एक चीज़ जो की जा सकती है, थोड़ा सा पैटर्न उसमें लेके आया जाए, जो आपका हिस्टोरिकल कंजम्पशन पैटर्न है। अभी सिर्फ और सिर्फ वो आपकी 1 साल की कंजम्पशन बताता है, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा, चूंकि अब आपके एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी साथ साथ में लग रहा है, तो उसमें आपका ऑर्डरली पैटर्न भी आ जाए तो वो शायद एक बड़ी अच्छी चीज़ हो सकती है सार्फिन के लिए। उससे सार्फिन के लिए कंपेयर करना कि किस मंथ में, किस महीने में, किस घंटे में आपकी कंजम्पशन जो है वो बढ़ी थी, और वो फिर उसके हिसाब से अपनी कंजम्पशन को एडजस्ट करके अपने बिल को या अपनी एनर्जी कंजर्वेशन की तरफ जा सकते हैं। साथ साथ में एक और चीज़ भी जहन में रखने वाली कि अगर इसको डिजिटलाइज किया जा रहा है तो इसको शायद आपकी जो मुकामी ज़ुबानें हैं उसमें भी करने की ज़रूरत है, ताकि लोगों को आसानी रहे। और साथ में आपके बिल में जो उसको एक रेवेन्यू कलेक्शन का जरिया बना दिया गया है, GST भी लेते हैं आप, उसमें इनकम टैक्स भी आ जाता है, सुपर टैक्स भी आ जाता है, फर्दर टैक्स भी आ जाता है, तो उस चीज़ को भी थोड़ा कम होना चाहिए। FBR शायद अपने जराए से टैक्स वसूलियां ज्यादा कर ले, और बजाय इसके कि आप इलेक्ट्रिसिटी बिल को रेवेन्यू कलेक्शन का तरीका बनाए। खालिद साहब, ये फरमाइएगा कि वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक साहब ने जो ये फरमाया है कि LPG भी अब हम जल्द ईरान से ले रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ईरान से LPG लेने के बाद पाकिस्तान की मईशत को कितना फ़ायदा होगा? क्योंकि देखें कतर की निस्बत ये सस्ती भी मिलेगी, जल्दी पहुंच जाएगी, तो क्या आपको फ़ायदे नज़र आते हैं? देखें, इसको अली परवेज मलिक साहब अगर इसको थोड़ा सा अपने वर्डिंग को थोड़ा रिफ्रेश कर लें तो ये कहना चाहिए अब पाकिस्तान लीगली ईरान से जो है वो LPG लेगा। पहले भी LPG कुछ जराए से आती रही है ईरान से, तो अगर आ जाती है तो उसकी फ्रेट कॉस्ट कम हो जाती है, आपको जो एक वो मिडल ईस्टर्न शॉक है उससे बचा जा सकता है, और लैंड के रास्ते जब आती है तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम हो जाती है। दूसरा ये कि उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम है, तो अगर उसको आप डोमेस्टिक से भी कंपेयर करते हैं, जो आपकी डोमेस्टिकली LPG बनती है उसके मुकाबले में भी सस्ती होगी, आपकी सप्लाई का ज़्यादा इशू नहीं होगा, तो फ़ायदा तो हो रहा होगा। लेकिन अगेन आपने ये देखना होगा कि LPG प्राइस की जो सेटिंग है, जो मैकेनिज्म है, जो LPG प्राइस सेटिंग पॉलिसी है, वो कितनी ट्रेडिशनल है। अगर तो उसको थोड़ा सा मॉडर्नाइज कर लिया जाए तो फिर शायद वो जो आप ईरान से मुआहदा करने के बाद जो LPG ला रहे होंगे उसका फ़ायदा डायरेक्टली आप लोगों तक पहुंचा सकेंगे, वगरना जो आपकी LPG डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं या मार्केटिंग कंपनीज हैं वो उन तक रिलीफ जाएगा, लोगों तक नहीं आ सकेगा। तो हमें डोमेस्टिकली भी जो LPG की सप्लाई चेन है उसको ठीक करने की ज़रूरत होगी, वरना जो चीज़ें हैं वो इसी तरह से चलती रहेंगी। आप जो आपका पाकिस्तान में जो सप्लाई आ रही है वो तो ठीक है, लेकिन जैसे ही वो कंज्यूमर एंड तक जाती है उसमें मसले आते हैं। तो जब तक उसकी सप्लाई चेन डोमेस्टिकली स्ट्रेंथन नहीं होती तब तक आप जब उस चीज़ को नहीं ला सकते। और साथ में कंपटीशन इंट्रोड्यूस कराना मार्केटिंग कंपनीज में वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, डोमेस्टिकली भी LPG की सप्लाई चेन को बेहतर बनाना होगा। बहुत डॉक्टर खालिद वली साहब हमारे साथ मौजूद थे, सारे मामले पर हमें बता रहे थे। नाजरीन, इसी के साथ प्रोग्राम से दीजिए हमें इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।